हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम सोल्व करें क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो क्वेश्चंस भी कवर कर ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. Okay, what is the probability of winning the prize in the game? Hint है, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो किस ऑर्डर में नंबर को हमने चूज किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर लॉटरी में ऐसे हैं 2, 6, 8 है ना स्टार्टिंग के नंबर्स, और अगर हमने चूज कर लिया 8, 6, 2 तो वो भी हम जीत जाएंगे प्राइस। ठीक है, और इसमें जो 1 to 20 हमें नंबर्स चूज करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए इवेंट मानूं विनिंग द प्राइज है ना, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो देखो अगर हमें प्राइस को जीतना है तो एक ही तरीका है प्राइस को जीतने का, वो है कि जो भी 6 नंबर्स उसने लिखे हुए हैं या कमेटी ने डिसाइड किए हैं वही हम चूज कर ले। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का जो पैटर्न है वो एक ही तरीका है उनको चूज करने का। ठीक है, 6 के 6 नंबर्स हम चूज कर ले, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज है ना कितना होगा विनिंग द प्राइज, वो है एक ही तरीका है कि वही नंबर्स हम चूज कर ले। लेकिन जो टोटल नंबर्स होंगे सैंपल स्पेस में, या उन 6 नंबर्स को चूज करना है उस मैन के द्वारा, है ना, जो मैन पर्सन चूज करेगा 6 नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो वो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, उसको 20 में से 6 चूज करने हैं, तो 26 हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज। तो इतने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो चलिए ये इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एज वेल। तो यहाँ पर 26, तो इसको लिख सकते हैं हम, दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे लिख लें 20 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 20 - 6 फैक्टोरियल मीन्स 14, और अगर इसको हम एक्सपेंड करें थोड़ा तो ये आ जाएगा 20 × 19 × 18 × 17 × 16 × 15 × 14 है ना। और जो ये 14 है 14 को हम फैक्टोरियल में ही रखेंगे, है ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अपॉन 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, तो 6, 5, 4, 3, 2 and 1 into फैक्टोरियल 14, तो 14 से 14 फैक्टोरियल कैंसिल, है ना। तो ये ऊपर देखो कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका क्या तरीका होता है 26 को एक्सपेंड करने का, कि भाई जितने भी ऊपर नंबर्स है उसको जितने भी नीचे नंबर्स है उतने टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। तो यहाँ पर हमने 20 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 टाइम्स लिख दिया, और जो नीचे नंबर है 6 उसका भी फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि जो आगे का नंबर्स है वो कैंसिल हो जाता है 14 से, जैसे यहाँ पर हो गया है। समझ में आ रही है बात कैसे एक्सपेंड करना है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 5, 4 जा 20 कैंसिल, और 6, 3 जा 18 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है 2, 8 जा 16 भी कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स बचे देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, पहले तो बचा 19 है ना, एक बचा हमारा 17, और ये क्या है 8 है और 15 है, तो 15 8 जा 120, और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38760। ठीक है, तो 38,760 आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इतने सारे तरीके हैं कि हम उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में चूज कर सकते हैं जब 1 to 20 नेचुरल नंबर्स हमें चूज करने हो। ठीक है, 6 नंबर्स। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो क्या होगी,
भाई एक ही तरीका है प्राइस को जीतने का, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, कि हम एग्जैक्ट वही चूज कर ले, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 26 और इसका नंबर आया 38,760। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, है ना, कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो तो 26 है ही सैंपल स्पेस में, और जो हम फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है कि हम उन 6 नंबर्स में से जो कमेटी ने डिसाइड किए हैं उसमें से वो 6 ही चूज कर ले। तो C66 कितना हो जाएगा 1, तो ये वही हो जाएगा 1/20 C6। तो कैसे भी सोच सकते हो आप, और 20 C6 तो यही आएगा 38,760। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो फर्स्ट पार्ट है PA इक्वल टू 0.5, 0.7 एंड PA इंटरसेक्शन B इज 0.6। तो यहाँ पर हम थोड़े से कंसेप्ट सीखेंगे। तो जब भी हम कंसिस्टेंटली डिफाइंड की बात करें तो इस केस में जैसे अगर हम सेट की बात करें, है ना, वेन डायग्राम से देखेंगे कि सपोज A सेट है और ये B सेट है, ओके। तो जो इनका कॉमन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम A इंटरसेक्शन B। तो आप ध्यान से देखो कि जो A के अंदर एलिमेंट्स होंगे उससे तो कम ही होंगे A इंटरसेक्शन B में, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, करेक्ट। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, A से कम ही एलिमेंट्स है ना। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना, इससे भी कम होनी चाहिए। और अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें तो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो ये क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों के एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करके तब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। तो ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मीन्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो A से ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली वो B से भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं, तो ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है हमारी 0.5, है ना, और यहां पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.6। तो ये क्या हो गया, इससे अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हीं की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बता दी है देन द होल सेट A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये एक ही कंडीशन अगर रॉन्ग हो गई तो सारा का सारा जो ये प्रोबेबिलिटी है, ये डिफाइंड है, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 0.8। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज ग्रेटर देन, देखो 0.8 है तो ये 0.5 से तो बड़ा ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A से बड़ा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। यहां पर भी 0.4 से भी 0.8 बड़ा ही है। तो ये तो केसेस हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं सेकंड वाले, बट अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा PA इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें अब फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि A इंटरसेक्शन B इज
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो उसी को अगर आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो तो यही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए पी बी पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कभी आपको पी ए यूनियन बी आपको कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, है ना, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। तो अब हमारा जो मेन टास्क है वो है कि फर्स्ट फॉर्मूला से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करें और फिर कंपेयर करें कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं ये सब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए, और पी ए क्या है यहाँ पर 0.5 है ना, और पी बी कितना है 0.4, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो ये है माइनस 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, देखो 5 और 4 तो ये हो गया 0.9 और ये आ जाएगा 0.8 तो ये आ जाएगा 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.1। तो अब देख लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम 0.1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कंपेयर करें तो 0.1 0.5 से कम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कम है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बी से भी कम है, यस 0.4 से 0.1 कम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो देखो ये चारों की चारों कंडीशंस यहाँ पर सेकंड केस में सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं दैट दिस इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बस इतना ही है, बस इसमें आपको ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से 3 क्वांटिटीज हमेशा गिवन है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा गया है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप घुमा भी सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम तीनों पार्ट्स में यूज करेंगे। चलिए करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो हमसे पूछा ही गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/5 है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/15। तो यहाँ से अगर हम 15 को एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, तो 1 5 जा 5 है ना, और 5 3 जा 15 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5 3 8 माइनस 1 7/15। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसको अलग से इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज पुट कर दो और फिर एक वेरिएबल की तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ट्रीट करेंगे और वो कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है 0.6, ओके, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 0.35, ऑल राइट, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना है हमारा 0.25, तो 0.25। अब सारे की सारी वैल्यूज इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा, या यहीं से सोल्व कर लो, 0.6 इक्वल्स टू 0.35 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 0.1 को इधर लाएंगे माइनस में, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.6 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.5। क्लियर है? तो चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये आ गया हमारा 7/15 और ये आ गया है 0.5। सिमिलरली थर्ड पार्ट अगर सोल्व करें
तो इसमें क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 0.7 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.3 माइनस, सॉरी ये है 0.35 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं सोल्व। तो 0.5 और 0.35 तो ये कितना हो गया टोटल 0.4 और इधर है 0.7, तो इसमें लाएंगे तो यहां पर देखो 0.5 0.35 तो ये तो कितना हो गया 0.85, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.7 इक्वल्स टू 0.85 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 0.85 में से 0.7 हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 0.15। तो चलिए लिख देते हैं 0.15 इज द आंसर। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही फॉर्मूले से आपने देखा कि हमने सारे के सारे प्रॉब्लम्स इजीली सोल्व कर लिए। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर लेते हैं। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मीनिंग है कि कोई भी उनमें एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होता है 0, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं। तो जब हम लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं इसको कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो ये तो 0 ही है, ठीक है। अपॉन जो भी कुछ होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जहां पर भी और हो उसको लिख दो यूनियन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमने लास्ट क्वेश्चन में ही सीखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और हमने यहां से देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 है क्योंकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना। तो चलिए ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5 और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 5, 3 + 1 4, है ना। तो ये आ जाएगा 4/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज 0। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर लेते हैं। इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज 1/8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एंड के साथ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8, ठीक है। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, या इसी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है और ये सब तो हमें गिवन है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे हम, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। चलिए लिख लेते हैं सारी की सारी वैल्यूज। तो ये है 1/4, ये है 1/2 माइनस ये है 1/8। तो यहाँ पर 8 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5/8। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा बहुत ही इजीली हो गया है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट थोड़ा कंसेप्ट सीखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट मीन्स ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट, है ना, नॉट एफ है। तो इसको कैसे सोल्व करें, अब प्रॉब्लम है। तो अब देखो यहां पर हम दो कंसेप्ट सीखेंगे। आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट है तो उसको लिख सकते हैं हम
E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट, और अगर E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट है तो उसको लिख सकते हैं हम E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट। तो जो बीच के साइन है वो चेंज हो जाते हैं, यूनियन हो गया इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन हो गया यूनियन, और जो कॉम्प्लीमेंट से वो आ जाएंगे बाहर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी में भी इनको यूज कर सकते हैं। अगर इनको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन यूनियन एफ डैश इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बहुत काम आएंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है ना कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये सेकंड वाला यूज कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ई यूनियन एफ, कोई भी मान लो इवेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो हमने अभी बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। समझ में आई बात। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी मींस 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। तो यहां पर देखो ई यूनियन एफ तो हमने अभी कैलकुलेट किया 5/8, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 5/8, और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। ठीक है, बस मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं ऐसे ही। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर लेते हैं। Events E and F are such that probability of not E or not F equals to 0.25. State whether E and F are mutually exclusive. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या जैसे यहाँ पर ई और एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 0 दोनों की इंटरसेक्शन की, तो हम बोल देंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है उसको थोड़ा प्रोसेस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट मीन्स ई कॉम्प्लीमेंट और यूनियन आएगा एफ कॉम्प्लीमेंट है ना, नॉट एफ इक्वल्स टू 0.25। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि जब भी ऐसा हो ई डैश या ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बीच का साइन चेंज कर दो, इंटरसेक्शन लगा दो एफ और बाहर पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.25, इधर तो सेम ही रहेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है ना, कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1 माइनस उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा 0.25। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये आ गया है 0.75 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये हमारा आंसर हो गया है। बट यहाँ पर हमें बताना था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो नो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग। अगर 0 आती तो हम बोल देते कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट यहाँ पर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। A and B are events such that probability of A is 0.42, probability of B is 0.48 and probability of A and B is 0.16. Determine, first part है probability of not A, probability of not B and third part है probability of A और B। तो सिंपल हम कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और नॉट ए को क्या लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो कितनी है 1 माइनस 0.42। तो चलिए इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 0.42, तो ये आ जाएगा 0.58। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी सिंपल सिंपल है, जल्दी से कर लेते हैं। तो 1 माइनस 0.48, तो ये आ जाएगा आपका 0.52। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो जब भी और हो तो उसमें हम यूनियन लगा लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, अब देखो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.16, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने सीखा ही है पिछले क्वेश्चंस में। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.42, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.48 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.16, ठीक है। बस इसको अब थोड़ा ऐड कर लेते हैं और ये माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 8 2 10, है ना, और 4 4, तो ये आ जाएगा हमारा 0.9 माइनस 0.16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7, तो 0.74, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। सिर्फ सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर लेते हैं। In class 11 of a school, 40% of the students study mathematics and 30% study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. तो ये सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, बेसिक ही क्वेश्चन है। बस इसमें से हमें चेक करना है कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए और क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। तो अगर मैं मैथमेटिक्स को m से रिप्रेजेंट करूँ, है ना, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 100% ही रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, उनको क्या लिख सकते हैं 40%, ठीक है, सिंपल ऐसे लिख लो। तो यह आ जाएगा 0.4। और जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो क्या आ जाएगा 30% बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.3। और एक और इंफॉर्मेशन है कि 10% स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो जब भी एंड है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 10% पढ़ते हैं, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.1। इतना क्लियर है। अब जो पूछा गया है वो बता देते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन b, ठीक है। बस ये कैलकुलेट करना है, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m है 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.7 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.6। दैट मीन्स इसको हम और क्या लिख सकते हैं 60/100 या 60%, है ना। तो पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेकिन अगर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 60% स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। तो कितना इजी था क्वेश्चन, ओके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व कर लेते हैं। In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both the exams? ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो फर्स्ट एग्जाम को पास करने का जो इवेंट है उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिंपल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट एग्जाम इज 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड एग्जाम इज 0.7। और यहां पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का क्या मीनिंग है, या तो फर्स्ट पास कर दिया या सेकंड पास कर दिया, और दोनों भी पास कर दिया तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट के केस में जब 1 और 2 और दोनों भी हो तो हम लिख देंगे 1 यूनियन 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.95। और पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दैट मीन्स
1 and 2 दोनों पास करने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 and इंटरसेक्शन 2। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2। बस तो सारे के सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 0.8, ये है 0.7 माइनस ये है 0.95। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो 0.7 माइनस 0.95 तो ये बचेगा माइनस 0.25, ठीक है, और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.55। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दैट पासिंग बोथ द एग्जामिनेशंस इज 0.55। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व कर लेते हैं। The probability that the student will pass the final examination in both Hindi and English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? तो हिंदी एग्जाम को पास करने के जो इवेंट है उसको मैं लिख रहा हूँ H, और इंग्लिश के एग्जाम को पास करने का जो इवेंट है उसको मैं E से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में पास हो जाएगा इंग्लिश एंड हिंदी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E इंटरसेक्शन H, है ना, इंग्लिश एंड हिंदी, तो वो है हमारी 0.5। और जो सेकंड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, नाइदर मीन्स ना ही तो उसने इंग्लिश पास किया, दैट मीन्स नॉट E, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ E, एंड ना ही उसने हिंदी पास किया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने गिवन है? 0.1। और जो थर्ड पार्ट है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 0.75। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ H, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए अब देखो ये तो हमारा सिंपल है और ये भी हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमने अभी बताया था कुछ क्वेश्चंस पहले कि अगर कॉम्प्लीमेंट है और बीच में इंटरसेक्शन है तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E, साइन को चेंज कर देंगे, यूनियन बना देंगे H और बाहर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इक्वल्स टू कितना है? 0.1। अब यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H, है ना। तो 0.1 ये भी हमने सीख लिया है, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H कितना आ जाएगा? 0.9। इतना क्लियर है? तो हमारे पास यूनियन भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहां से हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई सा भी लगा दो, E इंटरसेक्शन H लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H। अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H लिखते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H बाद में आ जाता, है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है? 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ H तो हमें कैलकुलेट ही करना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H हमने अभी कैलकुलेट ही किया है 0.9, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 0.5 प्लस 0.9 हो जाएगा, माइनस ये रहेगा 0.75 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो इसको सोल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 0.5 और ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से बचेगा 0.15, है ना, 0.75 है ये, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो इसको ऐड करेंगे तो 0.65 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H। बस इतना ही करना था। तो मेन पार्ट जो इसमें था वो था इसको सोल्व करने में, जो हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चंस में, बट इन क्वेश्चन को पढ़ना जो बहुत जरूरी है, समझना कैसे समझते हैं, और फिर ये सब वैल्यूज लिखो, फिर तो सारा फॉर्मूले का काम है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व कर लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted for NCC,
32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that first the student opted for NCC और NSS और सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो तीन पार्ट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS स्टूडेंट्स है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC स्टूडेंट्स, ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितना है, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 60 स्टूडेंट्स। तो NCC के लिए 30 ने ऑप्ट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC स्टूडेंट मीन्स अगर हमने किसी स्टूडेंट को उठाया तो NCC से है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 30 तो NCC में है और टोटल कितने हैं 60, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो NCC से होगा। ठीक है, अगर हम NSS की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 32 ने ऑप्ट किया NSS के लिए। ठीक है, और आउट ऑफ 60, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 4 8 जा 32 और ये 15। ठीक है, ये डायरेक्टली हम 30/60 और 32/60 को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर गिवन है 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, तो दोनों के लिए कितनों ने ऑप्ट किया, NCC एंड है ना इंटरसेक्शन NSS, तो कितनों ने ऑप्ट किया, 24 ने, तो 24/60 हो जाएगा NCC इंटरसेक्शन NSS। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC और NSS, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC यूनियन NSS, तो ये हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा देंगे है ना। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC। अब यूनियन कैलकुलेट करना है तो इंटरसेक्शन है ना NSS, तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ से। ओके, तो चलिए करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC कितना है, 30/60 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS कितना है, 32/60 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC इंटरसेक्शन NSS कितना है, 24/60। तो चलिए इनको अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा, यहीं से कितना आएगा, LCM तो 60 ही रहेगा, तो यहाँ पर ये आएगा 32 - 24, तो 8 बचेगा और ये आ जाएगा 38/60। तो यहाँ से अगर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 19/30। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर NCC नॉर NSS, तो यहाँ पर है दैट ना ही तो उसने NCC किया मीन्स कॉम्प्लीमेंट, ना ही उसने NSS ज्वाइन किया। ठीक है, तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है और बीच में इंटरसेक्शन, ना तो उसने वो किया ना उसने वो किया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देते हैं, तो NCC यूनियन NSS है ना, और बाहर कॉम्प्लीमेंट, ये तो हम लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे, करते ही आ रहे हैं। तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC यूनियन NSS। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC माइनस NSS, ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया है ना, 19/30। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11/30। ठीक है, अब करते हैं हम थर्ड पार्ट को सोल्व। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। तो थर्ड पार्ट में बोला गया द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC, तो NSS तो उसने ऑप्ट किया है बट NCC ऑप्ट नहीं किया है। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS तो किया है ना, बट NCC नहीं किया, तो NCC पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट है ना, ये तरीका है। और एक तरीका है इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखने का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS है ना माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS इंटरसेक्शन NCC। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS इंटरसेक्शन NCC डैश को लिखने का तरीका। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS मीन्स NSS तो उसने ऑप्ट किया है, लेकिन उसमें से जो
एनसीसी नहीं किया है, ठीक है। इसको अगर समझना है आपको तो मैं वेन डायग्राम से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सपोज ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, ये हमारा एनसीसी का सेट है और ये एक एनएसएस का सेट है, ठीक है। तो जो इसमें ये वाला पार्ट है कॉमन पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा सेट थ्योरी में। तो अगर हम बात करें कि एनएसएस तो है ना, बट एनसीसी नहीं है, दैट मीन्स एनएसएस तो ये पूरा है ना, पूरा का पूरा एनएसएस है, लेकिन एनसीसी वाले पार्ट्स जो इसमें भी है वो हम माइनस कर देंगे। दैट मीन्स एनएसएस की प्रोबेबिलिटी तो हम लिखेंगे माइनस, उसमें से क्या ऐड कर माइनस कर देंगे, इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी जो दोनों का कॉमन है, क्योंकि उसने एनसीसी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस क्या हो जाएगा यहाँ से, वो तो हमें गिवन ही है या हमने कैलकुलेट ही करी थी, 32/60, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो ये थी हमारी 24/60। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 60, तो ये आ जाएगा 8/60, या अगर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो 2/15 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये यहाँ से यहाँ पर जो आ रहा है इसको समझने के लिए यहाँ से थोड़ा समझना होगा और फिर क्वेश्चन आसान, ठीक है। चलिए बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue and second part is at least one will be green. तो चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो इस बॉक्स के अंदर हम क्या डालेंगे, मार्बल्स डालेंगे। तो हमारे पास है 10 रेड मार्बल्स, ऑल राइट, 20 ब्लू मार्बल्स, ओके, एंड 30 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। तो जो टोटल मार्बल्स हो गए मीन्स टोटल बॉल्स इन मार्बल्स इन, है ना, बॉक्स के अंदर, तो वही सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो वो कितने हैं, देखो 30, 20 और 10, तो 60, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है, ऑल विल बी ब्लू, और कितनी बॉल्स हमें निकालनी है, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, ठीक है। तो 5 मार्बल्स आर ड्रॉन। तो अगर हम इवेंट मान लें कि हमें ब्लू बॉल्स निकालनी है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसमें वो लगाना होगा। तो 20 में से हमें 5 बॉल्स निकालनी है, तो वो जो 5 बॉल्स है वो बी से आनी चाहिए, ब्लू से आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो जो टोटल, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू लिखें, है ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, है ना, 60 में से हम 5 बॉल निकालेंगे, तो वो तो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो 60C5, है ना, 5 मार्बल्स निकालना है आउट ऑफ दिस 60। और जो फेवरेबल हो गए, फेवरेबल क्या है कि भाई वो 20 में से आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं हम फेवरेबल नंबर ऑफ वेज 20C5, ठीक है। तो 20 में से आना चाहिए और टोटल तो 60 में से आ जाए। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं, इसको इतना ही रखना है ना, सोल्व भी करेंगे तो काफी बड़ा नंबर आ जाएगा, इतने पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो अगर हम लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज ग्रीन, तो 5 में से जब हम निकाल रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं तो कम से कम एक तो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोई भी ग्रीन ना आए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, तो ग्रीन में से कोई ना आए और रेड और ब्लू में से कोई भी आ सकता है। समझ में आ रही है बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस नो ग्रीन, ठीक है। एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, है ना। और अगर हम नो ग्रीन मीन्स कोई भी 0 ग्रीन को माइनस कर दे 1 से, तो सेम ही बात रहेगी। तो 1 माइनस, या फिर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नो ग्रीन की जगह हम कंसिडर कर सकते हैं कि रेड और ब्लू में से आ जाए, है ना, रेड और ब्लू में से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 60 में से C5, टोटल नंबर ऑफ वेज तो ये हो गए 60C5, और रेड और ब्लू निकालने का तरीका कितने हैं, इन 30 बॉल्स में से कोई भी 5 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं 30C5। इतना क्लियर है। तो 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं।
4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? तो हमें पता है कि जो डायमंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं, और स्पेड भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। हमने बताया था सारा का सारा डिटेल में, है ना। तो डायमंड होते हैं 13, स्पेड होते हैं 13, सिमिलरली क्लब्स और हार्ट भी 13 होते हैं। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ऑब्टेनिंग ऑफ 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे उनको निकालने के 4 कार्ड्स को, तो वो कितने होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 52C4। तो ये तो टोटल एलिमेंट्स हो गए या टोटल वेज हो गए। अब हम बात करते हैं कि 3 डायमंड्स और 1 स्पेड को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो 13 डायमंड्स हैं, तो उसमें से 3 डायमंड्स हमें चाहिए, तो 13C3, ठीक है। तो 13 में से C निकालना है और 3 निकालना है, तो 13C3 एंड 1 स्पेड भी होना चाहिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंड के साथ है, 1 स्पेड, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 इन स्पेड में से 13C1, तो ये भी हमें करना है, ठीक है। तो 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। तो यहाँ पर जब ऐसे हो तो हमें नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारा का सारा सैंपल स्पेस और उसके इवेंट्स वगैरह लिखें, तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज से काम चल जाता है। तो आपको इस तरीके से भी सीखना है, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। अ डाई हैज 2 फेसेस each with number 1, 3 faces each with number 2 and 1 face with number 3. If die is rolled once, determine, first part है probability of 2, probability of 1 और 3 and second part is probability of not 3. तो ये कोई रेगुलर डाई नहीं है जिसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं, बट ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की डाई है ना। तो इसका अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं तो क्या होगा कि 2 फेस पे तो हमारा है नंबर 1, तो 1,1, ठीक है। और 3 फेस पे क्या है हमारा, विद नंबर 2, तो 2 आ जाएगा 3 फेसेस पे, ऑल राइट। और 1 फेस पे है 3, तो ये आ गए हमारे सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेसेस पे हैं, ओके। अब हमें डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो 2 कितने टाइम्स है, देखो 3 टाइम्स है 2, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर हम एक इवेंट डिफाइन कर दे कि ई इवेंट है ऑफ ऑब्टेनिंग 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स और टोटल कितने हैं एलिमेंट्स, 6 हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, ठीक है, तो 1 और 3 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो हमारे पास 1 आ जाए, तो ये कितने हैं 1, 2 नंबर्स हैं, और 3 आ जाए, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 3 हो सकते हैं, है ना। 1 2 3, तो फेवरेबल कितने हो गए 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। नॉट 3 मीन्स 3 नहीं आना चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो 3 तो एक ही नंबर है, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स आ सकते हैं, मीन्स फेवरेबल है ना 5 नंबर्स, तो 1 1 2 2 2 ये आ सकते हैं, तो 5/6 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया, आप अच्छे से इवेंट को डिजाइन करके फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सब आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 tickets are sold and 10 equal prices are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket? Second part है 2 tickets and C is 10 tickets, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि टोटल जो टिकट्स है वो कितने हैं 10,000 और 10 इक्वल प्राइसेस आर अवॉर्डेड। दैट मीन्स 10 टिकट पे या 10 टिकट्स पे तो हमें प्राइस मिलेगा, लेकिन 10,000 में से अगर 10 माइनस कर दे, दैट मीन्स 9,990 पे हमें प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो 10,000 है वो तो होगा टोटल टिकट्स, है ना,
टोटल टिकट्स। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 9,990, ठीक है, 10 जिन पे प्राइस है 10 इक्वल प्राइसेस उनको हटा के तो इन पे है दैट नॉट गेटिंग प्राइसेस, है ना, इतने टिकट्स पे हमें नॉट गेटिंग प्राइसेस, प्राइस नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं कि टोटल टिकट तो इतने हैं और इतने टिकट पे प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमें उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नॉट गेटिंग अ प्राइस। तो चलिए, प्राइस नहीं मिलना है उसके लिए प्रोबेबिलिटी जब उसने 1 टिकट खरीदा, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि टोटल जो नंबर ऑफ वेज होंगे टिकट खरीदने के या टिकट चूज करने के, तो वो तो आएगा 10,000 से, है ना। तो 10,000 C1 टोटल में से उसने एक टिकट खरीदा, उसके जो नंबर ऑफ वेज है वो इतने हो गए। अब उसे टिकट नहीं मिलना है, नॉट गेटिंग, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इतने में से 9,990 में से उसने वो टिकट निकाला हो, ठीक है। जो 10 है जिस पे प्राइसेस हैं उसमें से वो टिकट नहीं आया है, दैट मीन्स 9,990 C1, ठीक है, इतने में से वो टिकट आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C1 है तो डायरेक्टली ये कितना हो जाएगा 9,990 और ये कितना होगा 10,000, तो एक जीरो जाएगी, दैट मीन्स ये बन जाएगा 999 अपॉन 1000, ठीक है। अगर हम बी पार्ट की बात करें और इसमें वही है कि प्राइस नहीं मिलना है, दैट मीन्स हमें जो चूज करना है फेवरेबल जो फेवरेबल टिकट्स है वो तो यही है, तो इतने में से ही चूज करना है, लेकिन उसने इस बार 2 टिकट्स चूज कर लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा दैट 9,990 में से C2 2 टिकट्स चूज किए जिस पे प्राइस नहीं मिल रहा था, और जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे, टोटल टिकट्स में से उसने मीन्स 10,000 में से उसने 2 टिकट्स चूज करने हैं, ठीक है। तो इसको भी आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं, बट इतना भी चलेगा, ठीक है। अगर हम सी पार्ट की बात करें तो इसमें उसने 10 टिकट्स चूज किए बट प्राइस तो उसको नहीं मिलना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही रहेगा कि इतने में से 9,990 में से 10 टिकट्स चूज किए और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे चूज करने के 10,000 C10। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, बट इतना भी चलेगा, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो बस इस तरीके से चेक करना है। तो हमें ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी गई है। यहाँ पर है नॉट गेटिंग अ प्राइस। अगर बोल देते हैं कि गेटिंग अ प्राइस, ठीक है, तो हमारे पास 10 टिकट्स ऐसे हैं जिसमें ऐसा था, क्या था कि गेटिंग प्राइस, तो 10 प्राइस पे हमें, है ना, 10 टिकट्स पे हमें प्राइस मिलने वाला था। तो अगर ये बोलते कि गेटिंग अ प्राइस इफ यू बाय 1 टिकट, तो इसमें हो जाता 10C1, है ना, और यहाँ पर भी 10C2 या 10C10, समझ में आ रही है ना बात। लेकिन हमारे पास था नॉट गेटिंग अ प्राइस, तो उसमें है ये वाले, इतने में से हमें वो टिकट्स चूज करने थे। क्लियर है बात। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। Out of 100 students, 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that A part is you both enter the same section, B part is you both enter the different section? तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ए की पार्ट की बात करें तो उसमें बोला गया कि you both enter the same section। सेम सेक्शन के लिए क्या मीनिंग है, यहाँ पर 2 सेक्शन है। सपोज ए सेक्शन है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं और बी सेक्शन है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। तो या तो हम ए में जाएंगे या फिर बी में जाएंगे, दोनों ही केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो जब ए में जाएंगे तो हमें दोनों को जाना है, यू एंड योर फ्रेंड मीन्स 2 स्टूडेंट्स को जाना है। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा उसमें जाने के लिए 40 C2, और जो टोटल स्टूडेंट्स है 100 है टोटल, तो उसमें 2 स्टूडेंट्स, तो उसका आ जाएगा 100 C2, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या है 100 C2, है ना। और ए सेक्शन में मीन्स मैंने इसको ए मान लिया है और इसको बी सेक्शन मान लिया है, इसमें 60 स्टूडेंट्स है तो 40 C2। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों 60 वाले में चले जाए तो 60 C2 अपॉन 100 C2, बस इतना करना है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 40 C2 है तो 40 को थोड़ा 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और अपॉन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होगा, इंटू 1 भी आएगा बट अल्टीमेटली 2 ही रहेगा।
और यहाँ पर आएगा 100 इंटू 99/2 प्लस ये देख लेते हैं, तो इसमें आएगा 60 प्लस 59/2 और 100 इंटू 99/2। बस इतना करना है, इसको थोड़ा आप सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 0 से 0 गया और ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 3 से कट होगा तो 13 टाइम्स और ये जाएगा 33 टाइम्स। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और ये जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और ये जाएगा 3 से 33 टाइम्स। ठीक है। तो अब देखो क्या बचा, ऊपर तो 2 इंटू 13 बचा मीन्स 26 और नीचे क्या बचा 5 इंटू 33 और सेकेंड टर्म में क्या बचा, यहाँ पर है 59 और यहाँ पर कितना है 5 इंटू 33। ठीक है। यहाँ पर देखो जो नीचे नंबर है वो तो सेम ही है 5 इंटू 33, तो इसी को हम एलसीएम ले लेंगे और ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो 26 प्लस 59 तो ये आ जाएगा 9 प्लस 6 15, 5 प्लस 7 है ना 2 7 और 8 तो 85/5 इंटू 33। तो मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 17। तो हमारा आंसर आ गया है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 17/33 और ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में है, बी पार्ट में कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस। तो डिफरेंट सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक इसमें आया तो दूसरा इसमें आ गया, या है ना वाइस वर्सा। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों सेम सेक्शन में जाए या दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाए, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो सेम सेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी है अगर इसको हम 1 में से माइनस कर दे, टोटल प्रोबेबिलिटी में से इसको माइनस कर दे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शंस के लिए, डिफरेंट सेक्शन मीनिंग कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो 1 में से अगर हम सेम सेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे विच इज 17/33 तो हमारे पास डिफरेंट सेक्शन में एंटर होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33 माइनस 17/33 और ये आ जाएगा 16/33। ठीक है। तो इस तरीके से ये तो इजी था, बस इसमें क्या करना है कि दोनों केसेस अलग अलग बनाने, या तो दोनों 40 वाले सेक्शन में या दोनों 60 वाले सेक्शन में, बस। ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. तो यहाँ पर 3 letters है और 3 envelopes हैं। ठीक है। तो मैं जो envelope है ना, ये क्या है एनवेलप, तो उसको मैं ए बी और सी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। और जो लेटर्स हैं जो उसके अंदर डालने हैं उसको मैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हम कौन कौन से पॉसिबल केसेस लिख सकते हैं। ठीक है। एनवेलप में लेटर डालना है, तो पहला केस अगर हम देखें ऐसा हो सकता है कि ए लेटर कैपिटल ए में चला गया, है ना, और बी लेटर स्मॉल बी में चला गया, है ना, सॉरी स्मॉल बी कैपिटल बी में, और सी सी के साथ। तो ये क्या है कि सही लेटर सही एनवेलप में जा रहा है। ठीक है। ए में, बी बी में और सी सी में। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई ए तो ए में ही चला गया लेकिन बी के साथ आ गया सी। ठीक है। और सी के साथ फिर आ जाएगा बी, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ ए ना आके बी आ गया है, और ए के साथ बी आ गया तो बी के साथ हो सकता है कि ए आ जाए। तो इस तरीके से हम सारे के सारे केसेस लिखेंगे, और सी के साथ सी आ गया है। अब फोर्थ केस ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ तो बी है ही बट बी के साथ सी आ गया और सी के साथ ए आ गया है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ अब सी आ गया है, सी वाला, और बी के साथ ए आ रहा है ना, और सी के साथ कौन सा बचा, बी वाला, बी आ रहा है।
या ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ सी आ जाए और बी के साथ बी आ जाए और सी के साथ ए आ जाए। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस पॉसिबल हैं। अब देखो क्या हो सकता है। अब यहां पर हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। तो इस इवेंट को मैं मान लेता हूं सपोज ई इवेंट है ये। ठीक है, कि कम से कम एक लेटर तो सही एनवेलप में है। तो ये जो केसेस लिखे मैंने, ये सैंपल स्पेस ही हो गया बेसिकली, ये सब एलिमेंट्स हो गए उसके, है ना। तो मैंने अलग अलग केसेस में डाल दिया है। अब देखते हैं कि कौन से केसेस में इस इवेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारे के सारे केसेस में हम ये देखेंगे कि कौन सा लेटर सही एनवेलप में है या नहीं। तो यहां पर अगर देखें ए बी 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 सी सी, तो इसमें तो सारा क्या सारे लेटर्स जो है वो सही एनवेलप में है। और जो ये है सेकंड वाला, इसमें ए है और इसमें नहीं है सही। तो ए है लेकिन इसने बोला एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो होना चाहिए। ज्यादा हो कम हो, ज्यादा हो तो भी चलेगा सही है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, एक से भी कम। की ऐसा हो गया कि भाई एक भी सही एनवेलप में नहीं है। ठीक है, तो कम से कम एक तो होना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी हमारे फेवरेबल आउटकम में होगा। ठीक है, इसको भी काउंट करेंगे। तो ए बी ये तो नहीं है सही और ना ये है, बट सी सी है, तो इसको भी हम फेवरेबल में डाल देंगे। ए बी बी सी है ना, ना तो ये सही है ना ये सही है और ना ही ये सही है, तो ये फेवरेबल में नहीं होगा। करेक्ट। तो ए सी ये तो सही नहीं है, बी ए ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसलिए ये भी फेवरेबल में नहीं काउंट करेंगे। ए सी सही नहीं है, बी बी हाँ ये तो सही है ना, एटलीस्ट वन तो है कम से कम। तो चलिए अब हमारे पास जो टोटल केसेस है 1 2 3 4 5 6, तो जो टोटल केसेस हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6। और जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, किसके फेवरेबल? ई इवेंट के फेवरेबल, कि कम से कम एक लेटर तो इसके सही एनवेलप में है। वो कौन से हैं? 1 2 3 और 4, ये वाले तो एक भी सही एनवेलप में नहीं है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि 4 फेवरेबल हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे के सारे केसेस लिख लो और फिर देख लो जो भी कंडीशन दी हुई है। अगर ये बोल देता कि एट मोस्ट 2 लेटर आर इन करेक्ट एनवेलप, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, है ना। ये तो हमने हेड टेल वाले टोस वगैरह में भी सीखा है, कॉइन के टोस में, तो कर लेंगे आप। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। A and B are two events such that probability of A is 0.54, probability of B is 0.69 and probability of A intersection B is 0.35. Find first part is probability of A union B, second part, third part, fourth part. तो ऐसे 4 पार्ट्स है हमारे पास और ये फॉर्मूला बेस्ड है सारा का सारा, तो जल्दी से कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर लगेगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये सारी वैल्यूज तो उधर दी हुई है, जल्दी से पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.69 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.35। चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस में ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा नंबर है, तो यहीं पे माइनस कर लेते हैं। 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 6 में 3 गया तो 3 बचा, और ये तो पॉइंट है ना। अब इनको ऐड कर देते हैं। 4 3 7 5 3 8 4 4 8 5 3 8, और ये आ जाएगा 0.88। ठीक है, अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट। चलिए देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका तो हमने फॉर्मूला बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ जो सेट थ्योरी में होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? हम साइन चेंज कर देंगे, इसको यूनियन बना देंगे और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग कॉम्प्लीमेंट, तो उसको क्या करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट समथिंग, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे ही ए यूनियन बी को मैं एक कोई नंबर मान सकता हूँ, मतलब इवेंट। तो यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये तो हमने अभी देखा है 0.88।
चलिए ये आ जाएगा 0.12। ये तो हमारे हो गए 2 पार्ट्स। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। तो थर्ड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको और कैसे पढ़ते हैं? ए बट नोट बी, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे पढ़ते हैं? नोट बी। दैट मीन्स इसको अगर मैं थोड़ा सेट थ्योरी से बताऊं तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, जिसको नहीं समझ में आया था एक बार और समझ लो। तो अगर ए और बी सेट है, ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, इसका मीनिंग है ए सेट तो हमारा ये पोर्शन है पूरा का पूरा, है ना। तो इस पोर्शन में से हम जो ये कॉमन पार्ट है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। और इसी को और क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी। वो सब चीजें जो ए में है बट बी में नहीं है, है ना। तो ये जो ये कॉमन पार्ट है ये क्या है? ये बी में भी है और ए में भी है, तो इसीलिए हम ये कॉमन पार्ट माइनस कर देते हैं, तो बन जाता है ए माइनस बी, ठीक है। और इसको लिखने के लिए क्या करते हैं हम? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, जो ये माइनस करना है, क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें करना है, तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब लिख लेते हैं जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है। तो ये है 0.54 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.35, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1, तो 0.19 आ गया वैल्यू। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो ये भी वैसे ही होगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.69, ऑल राइट, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बात तो एक ही है ना। तो ये मल्टीप्लाई के साइन की तरह समझ लो, 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20, तो दोनों ही बात में 0.35 लिख लेंगे हम, है ना। तो ये माइनस करना है, तो 9 से 5 जाएगा 4, 6 से 3 जाएगा 3, तो ये आ गया 0.34। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे सोल्व कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेते हैं। From the employees of a company, 5 persons are selected to represent them in managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follows. A person is selected at random from this group to act as a spokesperson. What is the probability that the spokesperson will be either male or over 35 years? तो ये दोनों कंडीशन जो भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पर और है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो भी ठीक है, वो भी हमारा फेवरेबल होगा, ठीक है। और अगर जो ओवर 35 ईयर्स है वो भी हमारा फेवरेबल पर्सन होगा स्पोक्स पर्सन के लिए, ठीक है। तो जो टोटल पीपल है वो तो है 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 5, सिंपल। और चलिए देखते हैं, तो आइदर मेल, दैट मीन्स जो ये 3 है, हरीश, रोहन और सलीम, तो ये तो हमारे फेवरेबल हो गए, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन है, और ऐसा भी हो सकता है कि ओवर 35 हो, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई बात नहीं, बट अगर 35 से ज़्यादा है तो वो भी क्या हो गया? फेवरेबल हो गया, है ना। 46 है, तो यहाँ पर जो फेवरेबल हो गए वो हो गए 1 2 3 4, और जो टोटल है वो कितने हैं? 5 है। तो कितना इजी है ये? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स, है ना, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? तो 4 तो हमारे फेवरेबल हो गए, और टोटल कितने हैं? 5, तो 4/5। कितना इजी था। इसको एक और तरीका है करने का, अगर थोड़ा सा लेंथी करना है, तो वैसे इजी तो यही है। तो आइदर मेल को हम क्या कर लेंगे? एक इवेंट मान लेंगे, है ना, ए इज आइदर मेल, और जो ये है ओवर 35 ईयर्स, तो इसको एक अलग इवेंट मान लेंगे, ओवर 35 ईयर्स, है ना। और
अगर इनकी हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या आएगी, आइदर मेल, दैट मीन्स ए जो इवेंट है वो तो मेल का है, तो ये आ जाएगा 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5, और ओवर 35 ईयर्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, देखो कितने लोग हैं 35 से ज़्यादा वाले, तो यहाँ पर तो मुझे 2 ही दिख रहे हैं, ये और ये, तो हम लिख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है ना, 2 पीपल ओवर 35 ईयर्स। अब बात करते हैं, हमें चाहिएगा, अगर हमें आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स कैलकुलेट करना है तो हमें चाहिएगा ए और बी की प्रोबेबिलिटी, मीन्स ए आइदर मेल और बी की प्रोबेबिलिटी, और इसको क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है कि इसमें फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर हमें ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है तो ए इंटरसेक्शन बी भी कैलकुलेट करो, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आएगी देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन मीनिंग का क्या मतलब है, मेल भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो ए इवेंट है वो आइदर नहीं लगा के हम बोलेंगे ए इज मेल बी इज ओवर 35 ईयर्स, तो यहाँ पर जो ए है मेल होना चाहिए एंड ओवर 35 ईयर्स होना चाहिए, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो मेल एंड 35 ईयर्स से अबोव, तो मेल तो ये सारे के सारे हैं, बट 35 ईयर्स अबोव कौन सा है, ये सलीम है, तो ये मेल भी है और 35 ईयर्स के अबोव भी है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5, क्योंकि एक ही पर्सन ऐसा है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है तो यहाँ से सारी के सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3/5 प्लस 2/5 माइनस ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो 3 + 2, और क्योंकि डिनोमिनेटर तो 5 ही है तो 3 + 2 - 1, तो ये आ जाएगा 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 4/5, और ए यूनियन बी क्या है, आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। तो प्रोबेबिलिटी में यही है, अगर आपको क्लिक कर रही है चीजें तो बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लॉन्ग वे से भी जा सकते हैं, काफी टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। If 4-digit number greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when first part is the digits are repeated and second part is the repetition of digits is not allowed? ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द डिजिट्स आर रिपीटेड, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हैवीली हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल डिजिट्स है जिसमें से हमें ये नंबर बनाना है, मीन्स नंबर ग्रेटर देन 5000 बनाना है, तो वो कौन कौन सी है, 0, 1, 3, 5 और 7, तो ये है हमारे पास 5 डिजिट्स। ठीक है, तो इनको हमें डिफरेंटली यूज करना है, और हमें ये देखना है कि कितने ऐसे डिजिट्स बन सकती हैं, और जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर डिविजिबल बाय 5, वो भी चेक करेंगे कि कितनी ऐसी बन सकती हैं। तो दोनों चीजें देखेंगे और फिर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बन सकती है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बन सकती हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे इजी जो मेथड है वो तो मैं बॉक्स मेथड यूज करता हूं, है ना। इसमें हम क्या बनाएंगे, हमें पता है ग्रेटर देन 5000 बतानी है, 4 डिजिट नंबर्स बनाना है, तो इसलिए इसमें 4 बॉक्सेस बना लो। ठीक है, अब हमें पता है कि 4 डिजिट्स होंगी तो उसमें 4 प्लेसेस होंगे, यूनिट, टेंस, थाउजेंड एंड 10,000 प्लेस होंगे। ठीक है, और ये भी क्या है, 4 डिजिट नंबर है 5000, तो इससे बड़ा ही चाहिए। दैट मीन्स जो ये हमारे डिजिट्स है 5 डिजिट्स हैं, तो इसमें से अगर हम इस प्लेस की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जिस पे ज्यादा कंडीशन लगी हुई है ना उसको हम पहले देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज है, कितने डिजिट से हम उसको फिल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिजिट्स आर रिपीटेड। तो रिपीटेड का मीनिंग होता है कि हम अगर 5 एक बार यूज कर लिया हमने, है ना, 5 यहां पर यूज कर लिया तो यहां पर भी यूज कर सकते हैं, यहां पर भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, तो ये है डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट जो ये प्लेस है 10,000 वाला, तो अगर हमें 5,000 से ज़्यादा बड़ा नंबर चाहिए तो उसके लिए इनमें से कौन कौन से डिजिट्स एप्लीकेबल हैं, है ना। अगर हमने 0 पुट कर दिया तो ये तो 3 डिजिट नंबर ही बन जाएगा, करेक्ट, तो 5,000 से बड़ा नहीं बनेगा। और अगर हमने 1 पुट कर दिया तो 1,000 के आसपास ही कुछ रहेगा नंबर, 3 पुट कर दिया तो भी छोटा ही रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 5,000 से अगर बड़ा नंबर चाहिए तो यहाँ पर या तो 5 आए या 7 आए इस प्लेस पे, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर इसलिए हम लिखते हैं 2 नंबर मीनिंग कि यहाँ पर या तो 5 डाल सकते हैं या 7 डाल सकते हैं। तो इसमें हम वो लिखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हम इस पोजीशन पे पुट कर सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर इसमें हम डाल सकते हैं या तो 5 या 7, तो इसलिए 2 डिजिट्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं टू गेट ग्रेटर नंबर देन 5,000। अब ये जो प्लेस है इसमें अगर हमारा कोई 5 या 7 आ गया तो आगे क्या आ रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा 1 भी आ गया यहाँ पे तो 5,100 समथिंग हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 5,000 से ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम कोई भी नंबर डाल दें यहाँ पर तो वो एप्लीकेबल होगा या सही रहेगा। तो हम पांचों के पांचों नंबर्स यहाँ पर डाल सकते हैं। सिमिलरली जो ये पोजीशन है 10th, इसमें भी हम पांचों के पांचों डाल सकते हैं और यूनिट प्लेस पे भी पांचों के पांचों डाल सकते हैं। समझ में आ गया इतना। अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल केस अराइज हो रहा है कि सपोज यहाँ पर हमारा आ गया 5, है ना, और यहाँ पर आ गया हमारा, क्योंकि हमने बोला पांचों डाल सकते हैं, दैट मीन्स 0 भी डाल सकते हैं। तो एक केस आ जाएगा कि यहाँ पर भी 0 और इसमें भी 0 और इसमें भी 0। तो एक नंबर हमारा ऐसा बनेगा 5,000 इन ऑल दीज नंबर्स, 5,000 ऐसा बनेगा नंबर जो हमारा ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन 5,000 हमें चाहिए ग्रेटर देन। अगर बोलते कि ग्रेटर देन और इक्वल टू तो इसको भी हम यूज कर सकते थे, बट 5,000 से बड़ा नहीं है, इक्वल ही है, तो इसलिए ये वाला केस हम यूज नहीं करेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है उसमें से ये वाला है ना, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में से एक डिजिट हम माइनस कर देंगे, है ना, तो वो हमारी फेवरेबल नंबर ऑफ मीन्स टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स होगी। तो ये कितना है 5 × 5 × 5 125 और 2, तो ये आ गया 250। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और ये वाली हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी तो -1 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स हो जाएगी 249। इतना क्लियर है। अब देखते हैं कि जो डिजिट्स 5 से डिविजिबल है उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो सपोज ए इवेंट है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें देखना है कि बस कितने फेवरेबल डिजिट्स होगी जो 5 में होगी, है ना, जो 5 से डिविजिबल होगी। तो इसमें भी हमें 4 डिजिट नंबर ही देखना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर टू प्लेसेस पे कंडीशंस है। पहले तो सिर्फ यहीं पर कंडीशन थी कि भाई जो ये वाला है 10,000 वाला प्लेस है उसमें क्या होना चाहिए 5 और 7 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब इस प्लेस पे हमारी यूनिट प्लेस पे भी कंडीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना होगा, यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इतना क्लियर है। क्योंकि अगर हमने यूनिट प्लेस पे इन डिजिट्स में से 3 पुट कर दिया या 1 पुट कर दिया या 7 पुट कर दिया तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहीं पे करते हैं कि इस प्लेस पे क्या है, हम लिख सकते हैं 2 नंबर्स अगेन, या तो 5 भी लिख सकते हैं या 7 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, वही वाला केस। लेकिन अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें और यहाँ पर डिजिट्स रिपीटेड हैं तो एक बार अगर यहाँ पर 5 आ गया तो यहाँ पर भी 5 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए या तो 5 आए या फिर 0 आए, तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 डिजिट से लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर 5 आए या 0 आए। ठीक है, और जो ये 10th प्लेस है और 100th प्लेस है इसमें ये भी आ सकता है 1 भी 3 भी और 7 भी, तो कितने भी नंबर आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं और 0 भी आ सकते हैं, तो सारे नंबर्स आ सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 5 और ये भी आ जाएगा 5। इतना क्लियर है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होगा, है ना, कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25 और 2 50 और ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100।
लेकिन यहाँ पर भी एक वो स्पेशल केस जो हमने बात करी थी 5000 वाली, वो यहाँ पर भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर 5 और 7 आ सकता है। सपोज यहाँ पर 5 ही आ गया एक स्पेशल डिजिट में, और यहाँ पर भी हम पांचों नंबर डाल सकते हैं। सपोज 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, और यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है वहां पर भी हमने बोला कि 5 डाल सकते हैं हम, ताकि वो डिविजिबल हो जाए। सॉरी, यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से भी हम 0 वाला केस ले लें तो एक केस ऐसा आ जाएगा 5000 वाला, इसमें भी जो 5 से डिविजिबल तो है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है 5000 से। समझ में आई बात? तो हमें 5000 से ज़्यादा चाहिए, बड़ा, तो इसलिए ये भी केस हम नहीं ले सकते। तो -1 करेंगे तो ये आ गया 99। तो 99 डिजिट्स ऐसी होगी जो 5 से डिविजिबल होगी, ग्रेटर देन 5000 होगी और इन नंबर से बनी होगी। ठीक है, ऐसे पॉसिबल नहीं है सारे डिजिट्स पुट करना, लिखना, तो इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करता है ये चीज़ें करना इजीली। ठीक है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, फेवरेबल तो 99 डिजिट्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है इन कंडीशन को लेके वो कितनी है, 249। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 33, और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 83। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 33/83। ठीक है, और इसमें क्या था, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड। तो चलिए अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सब कुछ वही है, बस हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। उसको देखेंगे हम कैसे वो करते हैं कि डिजिट्स रिपीट ना हो। तो ये आ गया हमारा 4 डिजिट। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है, मीन्स जो डिविजिबल करते थे 5 का वो अभी केस नहीं है। ठीक है, तो मीन्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस पोजीशन पे हम वही 5000 से बड़ा चाहिए, तो इसलिए 5 और 7 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ सकते हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिजिट्स अलाउड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो डिजिट्स अलाउड रिपीट नहीं होने चाहिए, इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर 5 डाल दिया तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर अगर 7 डाल दिया तो ना यहाँ पर आएगा 7, ना यहाँ पर आएगा और ना ही यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई एक डिजिट तो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, तो आउट ऑफ 5 डिजिट्स एक डिजिट हम यहाँ पर पुट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बची 4 डिजिट्स। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 0 1 3 और 5 7। अब ये तो आप सोचोगे कि 5 7 तो यहाँ पर आ गया, नहीं, एट वन टाइम या तो 5 आएगा या 7 आएगा। तो कोई ना कोई एक डिजिट, अगर 7 आ गया तो फिर भी 4 डिजिट बचेगी यहाँ के लिए, है ना, और अगर 5 आ गया तो भी यहाँ पर 4 डिजिट्स बचेगी। समझ में आ रही है बात? अब हमने 4 डिजिट यहाँ पर पुट कर दी, अब कितनी बची, 1 डिजिट हम 2 डिजिट्स हम पुट कर चुके हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब कितनी टोटल डिजिट्स बची, अब बची हमारी 3। तो इसलिए हम इस पोजीशन पे 10th पोजीशन पे लिख सकते हैं 3, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 डिजिट्स आ सकती है। इसको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 4 ही लिखे, 4 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर भी, लेकिन हमें पता है कि अब कितने डिजिट्स यूज हो चुकी, जितनी हो चुकी उसको हटा के जो बची उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हो गए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो केस बन रहा था 5000 वाला लास्ट टाइम में, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पर सपोज आ गया 5, है ना, हम 5 या 7 में से पुट कर सकते हैं, सपोज 5 आ गया, और इस पोजीशन पे हम डाल सकते हैं 4 में से, तो यहाँ पर 0 1 3 7 कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। तो 5 और 0 हमने पुट कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ, हमें बोल दिया गया कि डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 अगेन पुट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक ही बार 0 यूज करेंगे, है ना। तो इसलिए हमारा जो 0 0 वाला केस था पहले बन रहा था, सॉरी ये तो 50,000 हो गया, तो 5,000 वाला जो केस बन रहा था वो अब नहीं बनेगा, क्योंकि 0 को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ वेज हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स 48 ही रहेगा। अब अगेन जो हमारा ए इवेंट है या ए सेट है, जैसे भी आप बोलो, तो वो क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो अब हमें वो नंबर्स चेक करने हैं कितने डिजिट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे जो डिविजिबल हो गए 5 से। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि अब देखो ये तो हो गई हमारी 5 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। अगर हम क्या करें कि हम सोच ले कि यहाँ पर 5 और 7 आ सकते हैं और हमें 5 से डिवाइड भी करना है और डिजिट रिपीट भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 5 आ सकता है और यहाँ पर भी 5 आ सकता है। समझ में आ रही है बात? लास्ट में भी तो हो सकता है कि 5 आ जाए और ऊपर भी, तो इसलिए हम डिफरेंट केस बनाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ये 10th वाला प्लेस है, इस 10,000 वाला, इसमें क्या आ सकता है 5 और 7, यहाँ पे हमने देखा, तो इसलिए हम इंडिविजुअली रखेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि यहाँ पर 1 ही डिजिट आएगी, या तो 1 या 7। और ये डिफरेंट केस है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि 7 से स्टार्ट हो रहा, तो इसलिए हम उनको ऐड कर देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स को। ठीक है, अब देखो 5 के केस में जब हमारा यहाँ पर 5 आ गया है, तो सेकंड जो कंस्ट्रेंट है, सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है कि वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। करेक्ट, तो 2 कंस्ट्रेंट्स है, एक तो यहाँ पर 5 या 7 आना चाहिए, तो हमने अलग अलग केस बना लिए, और एक कंस्ट्रेंट है कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 5 आ गया है, तो यहाँ पर 5 नहीं आ सकता है। समझ में आ रही है बात? लास्ट केस में हमने क्या देखा था कि डिविजिबल होने के लिए 5 से 0 या 5 ही आना चाहिए, तो यहां पर हमने 2 डिजिट्स डाल दी थी कि या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, लेकिन हमारा 5 पहले ही हमने यहां पर पुट कर दिया स्पेशली, है ना, 5 या 7 में से एक यहां पर पुट कर दिया है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर सिर्फ 0 ही आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने सेपरेटली किया ताकि हम यहाँ पर अलग से दिखा सके कि यहाँ पर अगर 5 आ गया है तो यहाँ पर सिर्फ 0 ही आएगा, तो यहाँ पर भी इसलिए 1 ही डिजिट आएगी। समझ में आई बात? अब देखो 1 यहाँ पर मतलब 5 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पर आ गया, तो कौन से नंबर्स बचे? 1, 3 और 7। तो 3 नंबर्स में से यहाँ से कोई भी आ सकता है, और फिर जब जोन सा भी नंबर यहाँ पर यूज हो गया उसको हम अगेन यूज नहीं करेंगे, तो 3 के बाद हमारे 2 नंबर्स ही बचे, तो यहाँ पर आ सकते हैं 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जब हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर 7 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 7 है और सेकेंड कंस्ट्रेंट हमारा यूनिट्स प्लेस का है, तो यूनिट्स प्लेस पे 5 से डिविजन होने के लिए हम 0 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस केस में यहाँ पर 5 नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डिफरेंटली सोल्व कर रहे हैं, 5 और 7 को अलग अलग। तो यहाँ पर डाल सकते हैं 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर आ सकता है 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, तो 2 डिजिट्स यहाँ पर आ सकती है। अब देखो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ, यहाँ पर 7 आ गया, और यहाँ पर 5 और 0 में से कोई एक डिजिट, तो 2 डिजिट्स हम यूज कर चुके हैं। तो अब कितने डिजिट्स बची? 3 डिजिट्स बचेगी, तो 3, और यहाँ पर कितनी बचेगी? 2 बचेगी। तो ये जो केस आए यहाँ पर डिजिट्स आए, नंबर ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पर जितने आए उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी आई देखो, 3 × 2 6, और यहाँ पर कितनी आई 3 × 2 × 2, तो ये आ गई 12, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय ए, तो वो आ जाएगी 6 + 12 मीन्स 18 डिजिट्स आएगी टोटल। करेक्ट, तो यहां पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताएं व्हेन द डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट, तो यहां पर आ जाएगा 18 अपॉन, और टोटल डिजिट्स कितनी थी 48, तो यहां पर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 8 = 48, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया हमारा 3/8। ऐसा करना है, तो बहुत ही टिपिकल है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोचें, है ना, ये यहाँ पर डिफरेंट केस बनाना है, ये भी अगर आप सोच पाए तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स दैट इज फ्रॉम 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? तो यहां पर देखो 4 व्हील्स है ना, तो उनको चाहिए 4 डिजिट्स,
तो 4 डिजिट्स चाहिए, तो हम चलिए बना लेते हैं। ये हो गई हमारी 4 डिजिट्स, ठीक है। और कौन कौन से नंबर्स हैं, हर एक व्हील पे 0 to 9 लिखे हुए हैं, मीन्स हम 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, है ना। तो 10 डिजिट्स आ सकती है। और यहां पर ये भी है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने आ सकते हैं ऐसे, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बन सकती है 4 व्हील्स पे, तो वो देख लेते हैं। तो पहले में तो वो डाल सकता है 10 डिजिट्स, है ना। और फिर बोला गया है कि रिपीट नहीं करना है वो डिजिट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा सेकंड प्लेस पे, एक डिजिट तो यूज कर ली तो यहां पर बचेगी 9, फिर एक डिजिट यूज कर ली तो 8, और फिर एक डिजिट यूज कर ली तो 7। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम नो रिपीट की बात करते हैं और 4 नंबर्स हमें चाहिए आउट ऑफ 10 डिजिट्स, तो है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10p4। तो 10p4 क्या होता है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 10 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और फैक्टोरियल 6 के बाद तो हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो ये भी फैक्टोरियल 6, तो ये आ जाएगा। तो वही बात है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई हमें नंबर ही बनाना है। नंबर में क्या होता है कि हमें यूनिट्स प्लेस और इस पे जो लास्ट डिजिट होती है उस पे ध्यान रखना होता है कि किससे बड़ा किससे छोटा नंबर बनाना है। तो यहाँ पर अगर 0 भी आ गया है, 0 to 9 नंबर डिजिट्स है ना, तो अगर 0 भी आ गया तो भी चलेगा, ठीक है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, वो बात है। तो 10p4 लिखो या फिर ऐसे लिख दो, सेम बात है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 10 इंटू 9 हो जाएगा 90, इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा 56, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो वैसे ही आ जाएगा, 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45, तो ये आ गया 50, तो 5040। अब बात करते हैं, ये तो थी टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जो कर सकता है, जो मैन है, जो खोलने वाला है पर्सन, वो यूज कर सकता है। लेकिन करेक्ट सीक्वेंस की अगर हम बात करें, फेवरेबल, लोग को खोलना है तो फेवरेबल तो एक ही होगा, जो करेक्ट सीक्वेंस उसमें डाला गया है उसी से ही खुलेगा वो बैग, है ना। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि जो करेक्ट सीक्वेंस है या करेक्ट डिजिट्स है या करेक्ट नंबर है वो क्या है, कितने हैं, वो है 1, है ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द सूटकेस, तो वो आएगा 1 अपॉन 5040। समझ में आई बात, क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस तो एक ही है और टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हो सकते हैं 5440। तो भूल जाओ क्योंकि 1 सीक्वेंस आउट ऑफ 5040 बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे खोल पाएंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस ही अगर याद है तभी खोल पाएंगे, लेकिन फिर भी चांस है, चलो ट्राई कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्लास 11 का लास्ट चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया होगा इस चैप्टर को करने में, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए और लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।